अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में खुराक को एक बुनियादी हैसियत हासिल है और इसको अगर हम अपने जिस्म का फ्यूल कहें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को चलने के लिए खुराक की ज़रूरत है। लेकिन हम इंतहाई गैर मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं अपनी खुराक के हवाले से और दिन के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, यानी कि सुबह दोपहर शाम हम जो मील्स लेते हैं कई दफ़ा वो बैलेंस्ड नहीं होते, वो बिल्कुल इस तरीके के नहीं होते, मतवाजन नहीं होते कि जिनसे हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। दिन में किस वक्त आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में शोबा दरस तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सबसे पहले तो। दूसरा सर, मुझे ये बताइए कि न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, यानी ग़िज़ाइयत की बात की जाए, तो इससे सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में क्या आनी चाहिए? जायका। ये जायकों के चक्कर में तो सर हमारी जो खुराक है वो गैर मुतवाज़न हो चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली जायका एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे आप कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ के लिए इंसान का टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो जायके हम अपने और अपने बच्चों के ख़ुद बनाते हैं। जो चीज़ हम कई जगहों पर तो हम डरते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आज़माने से, और कभी कभार जो चीज़ें मुंह को लग जाती हैं उनको इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। सही। तो जायका मैंने इसलिए कहा कि जायकों का बड़ा ताल्लुक़ है खुराक के साथ। सही। ये जो ऐसी खुराक जो मुज़र सेहत है, लेकिन आपने देखा है कि बच्चे उसे बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। सही। चूरन है और गली मोहल्लों में बनने वाली पापड़ियाँ हैं या इस तरह की और चीज़ें हैं, या हम लोग है पिज़्ज़ा बर्गर हम क्यों खाते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? उसकी वजह जायका है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम जायका देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, मिसाल के तौर पे दौर बहुत फास्ट हो चुका है, हर बंदा जो है वो काम में लगा हुआ है, सुबह दोपहर शाम एक दौड़ लगी हुई है और उसके अंदर उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो खाना पकने का इंतज़ार कर सकें। लिहाजा हर बंदा जंक फूड को प्रेफर करता है कि फ़ौरी तौर पर जाएँ, बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा वो हमें फ़ौरी तौर पर मिले और हम उसे खा लें। तो ये जो हमारी अप्रोच है बर्गर शवारमा खाने की, ये हमारी सेहत के लिए किस हद तक मुज़र है, ये बताइए। ये बहुत मुज़र है। ये रिफ़ाइंड फूड्स होती हैं जो जिसमें से ग़िज़ाई जो अज्जा हैं बहुत सारे वो निकाल भी लिए जाते हैं और बहुत छोटे मॉलिक्यूलर वेट की ये चीज़ें होती हैं। मैदा उसको समझ लें, आप कह लें, इसमें बहुत ज़्यादा सोडा डलता है और नमकियात बहुत इस्तेमाल होते हैं बेकिंग में, और फिर यह है कि चीनी इस्तेमाल होती है। फिर इनको और टेस्टी बनाने के लिए हम केचप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ और चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स साथ पीते हैं। तो यकीनन ये बहुत ही मुज़र सेहत चीज़ें हैं। सही। अब आपने कहा कि हम खाना पकने का इंतज़ार नहीं करते, यही रवैया जिसको हमने तब्दील करना है। हम अपने आप को ही अहमियत नहीं दे रहे, अपनी सेहत को ही अहमियत नहीं दे रहे। तो वैसे भी एक मुहावरा भी है कि जल्दी की राह में कांटे होते हैं। सही। तो जब इंसान जल्दी करता है, या फिर कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का है। सही। तो सबसे ज़्यादा संभलने की तो इसी में ज़रूरत है कि एक तो खाने के इंतखाब अच्छा करें, बाकायदा पका हुआ हो और कुदरती ग़िज़ा के करीब तरीन हो, और उसके बाद फिर यह कि उसको खाते हुए भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी उजलत ना करें, बल्कि बहुत ज़्यादा तहम्मुल और सब्र से खाएं। बिल्कुल, ये बात हमारे अगले सवाल को जन्म देती है कि अगर हम खाना वगैरह जो खा रहे हैं, मतलब अगर प्रॉपर नहीं खा रहे, आहिस्ता से नहीं खा रहे, उसको वक्त नहीं दे रहे कि वो अंदर जाके तो मुकम्मल उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके, तो ये बताइए कि खाना खाने का एक प्रॉपर तरीका क्या है? खाने में जो है वो उजलत में खाने का तो खैर मज़ा ही नहीं है, क्योंकि खाने का टेस्ट ही उसको खूब चबाने के बाद निकलता बिल्कुल, ये जो चबाने के बारे में कहा जाता है कि 33 दफ़ा चबाना चाहिए इस तरह से, तो ये इसकी साइंस ज़रा समझाइए थोड़ी सी। बिल्कुल, उसमें देखें कि खाना हमेशा बैठकर खाएं। सही। अच्छी तरह अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आप तौलिए से साफ़ ना करें, बल्कि उन्हें एयर ड्राई होने दें, खुश्क होने दें। उसके बाद जब खाना खा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और बड़े सुकून और तहम्मुल से खाना खाएँ। और उसमें आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, उसमें से चूज़ कर लें कि जो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। जैसे कुछ मरीज़ हैं शुगर के मरीज़ हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मैदे के मरीज़ हैं, तो उन्हें अपनी सेहत के मुताबिक चीज़ें लेनी हैं। फिर यह है कि आप कोई चीज़ इग्नोर मत करें। जैसे अनाज लिया है तो साथ फल भी ले लें, फल लिया है तो सलाद भी ज़रूर लें, पानी की एक मुनासिब मिक़दार आप पिएँ।
और ये सारा कुछ आप वाकई बहुत तहम्मुल के साथ खाएं। बहुत सारे महज़्ज़ब मुल्कों में जब लोग खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक वो खाने की टेबल पर बैठे रहते हैं, सही, बातचीत भी करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डालकर खाना खाते हैं। सही, वो भी खाना अच्छी मिकदार में खाते हैं लेकिन तहम्मुल के साथ खाते हैं और वो फिर उनके जिस्म का हिस्सा भी बनता है। डॉक्टर साहब, एक बैलेंस डाइट क्या है, मतवाज़न ग़िज़ा क्या है? मिसाल के तौर पर एक बंदा सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद उसको सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ खानी चाहिए, पीनी चाहिए जो कि उसके बाकी दिन को खुशगवार गुजारे? उससे सबसे पहले तो एक स्माइल पास करनी चाहिए खुद को और एक अच्छे दिन का आज़म करना चाहिए। सही। नाश्ते के बारे में कहते हैं कि जल्द से जल्द करें। सही। और बहुत अच्छा नाश्ता करें, उसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों। मसलन बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ्लूइड्स, कैल्शियम, फाइबर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हद तक फ़ैट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब किया जाए कि जिसमें ये चीज़ें हों। मसलन अगर आप सुबह के नाश्ते की बात करते हैं तो सुबह के बाद आपने चूँकि सारा दिन काम करना है तो आपका नाश्ता हैवी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। सही। इतना हैवी नहीं कि आपको वो दोबारा सुला दे, लेकिन एक हद तक उसमें चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी बात है कि मतलब अगर आप नाश्ता ज़रा अच्छा कर ले रहे हैं, टिका के नाश्ता कर लेते हैं तो आपको नींद आ जाती है। तो ये क्या केमिस्ट्री? बस आप इससे जान लें कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो उससे कम कर दें यानी उससे निस्फ कर दें या 3 हिस्से कर दें तो फिर आपका दिन अच्छा गुजरेगा। सुबह के नाश्ते में आपको फ़ैट्स भी आप ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही, और एग या दूसरी प्रोटीन्स ले सकते हैं, सही, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले। ये जो पराठों वाली अप्रोच है इसके बारे में क्या आपका? पराठे बुरे नहीं है, अगर आपको अच्छा और खालिस देसी घी मिल रहा है तो पराठे भी खा सकते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। क्या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते देसी घी, तो वो क्या करें? वो सब्र करें। कहने का मकसद ये है कि आपकी एक्टिविटी पे आप जैसे आप माशाल्लाह यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, आपने सारा दिन काम करना होता है। शादाब अब्बासी ने बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अच्छा नाश्ता लें। देसी घी आपके लिए देसी घी भी जायज़ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दोपहर का खाना जो है, लंच जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि लंच आप सही मतलब जोर देके करेंगे, हमारी देसी एक मिथ है, तो ये किस हद तक दुरुस्त है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, लंच के बारे में तो ये है कि इसको छोड़ा भी जा सकता है। अच्छा, लंच को छोड़ भी सकते हैं? अगर आप 2 टाइम खाने के आदी हैं तो सुबह का नाश्ता आपने अच्छा किया हुआ है, ठीक है, और रात का खाना आप थोड़ा अर्ली खा लें, जैसे 5-6 बजे खा लें, तो आप लंच को बड़ी आराम से स्किप कर सकते हैं। क्योंकि लंच के बाद एक सुस्ती आती है तबीयत में, कैलूला करने को दिल चाहता है और थोड़ा आराम करने को, तो उससे बहुत सारी आपकी जो मुहिम्मात हैं रोज़ाना की वो डिस्टर्ब होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए लंच को आप स्किप कर सकते हैं, या उसमें यह है कि आप सलाद ले सकते हैं, थोड़ी प्रोटीन कुछ ले सकते हैं, कुछ फ्लूइड ले सकते हैं, ताकि आप शाम तक चले जाएं और शाम को फिर आप एक प्रॉपर खाना खा लें। दोपहर के खाने के बाद जो कैलूला वाली एक है आदत है, जैसे अभी आपने तज़किरा किया, इसके बारे में ज़रा बताइए। कैलूला तो सुन्नत भी है। बिल्कुल ये, क्योंकि देखें आप सुबह से काम कर रहे हैं और दोपहर तक आप एक तो थकावट का शिकार हो जाते हैं, फिर यह है कि दोपहर को जब आपने प्रॉपर खाना खाया है तो पहले भी भागम भाग थी आपकी सुबह से लेकर, और उस खाने के बाद भी जब आप अगर रूटीन में लग जाते हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज में, तो उसमें ये होता है कि वो फिर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी डाइजेशन के लिए आप थोड़ी देर लेट डाउन हो जाते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली। बिल्कुल ठीक। और रात के खाने के बाद कहते हैं कि एकदम आपने सोना नहीं है, और रात के खाने के बाद एक मैंने शायद पढ़ा था कहीं पे कि हिकमत की किताब में कि आपको अगर कोयलों पर भी चलना पड़े तो आप चलेंगे, इस तरह की, इस बारे में थोड़ा बताइए। ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। रात के खाने के बाद या सोने से पहले, इसको आप अगर अच्छी टर्म यूज़ करें तो किसी भी खाने के फ़ौरन बाद फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, बल्कि कोशिश करें कि वहीं थोड़ी देर जब तक बैठ सकते हैं तो दस्तरखान पर बैठें, लेकिन सोने से पहले ज़रूर चलें। उसकी वजह यह है कि आपने रात भर लेटना है, सोना है, नींद पूरी करनी है, तो अगर आप कुछ थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़े आपके मसल्स आ जाते हैं एक्सरसाइज में, तो जो इजाफी उसमें ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाएगी, तो रात को चलने वाले शख्स जो है वो शुगर से बचा रहता है। सही सही, बिल्कुल। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि शुगर की जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो जो अर्ली मॉर्निंग इसकी राइज़ होती है ना ग्लूकोज की ब्लड के अंदर, वो ज़्यादा ख़तरनाक है।
इसलिए फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल करने पे बड़ा जोर दिया जाता है। तिब भी जोर देती है और जदीद जो साइंस या डॉक्टरी है वो भी ये इस बात पे जोर देती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, खुराक के साथ साथ अगर हम इस चीज़ पर आएंगे, जो हम लोगों ने एक अपना शेवा बना लिया है, चाय पीना और कॉफ़ी पीना, और तकरीबन डेली बेसिस पे हर बंदा 4-4, 5-5 कप चाय पीता है, तो कुछ तहकीकात ये भी कहती हैं कि चाय पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या ये दुरुस्त है बात? उर्दू पॉइंट की तरफ से मेरे सामने इस वक्त चाय रखी है इसलिए मैं चाय की खैर बुराई तो नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन हर चीज़ की मुनासिब मिकदार। देखिए, पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। पानी भी जब हद से ज़्यादा पी लें तो इंसान के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही। वो इंसान के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ उसका बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। सही। ओवर हाइड्रेट हो जाता है इंसान। तो इसीलिए चाय भी देखें एक ब्रेन स्टिमुलेंट है, इसके अंदर थियोफाइलिन होती है। तो अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा चाय पीते तो ये डिप्रेशन क्रिएट करती है। ज़्यादा चाय पीना डिप्रेशन क्रिएट? हाँ, नींद के प्रॉब्लम्स, फोकस मतलब दिमागी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये क्रिएट होता है। इसलिए मुनासिब हद तक हर चीज़ को रखना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी दिन में कितने कप चाय ठीक है? खैर इसके हतमी तौर पे तो नहीं लगाया जा सकती कि ये इतना, लेकिन एक 2 या 3 मैक्सिमम, अगर ये 1 से 3 की रेंज रख लें। डिपेंड करता है कप भी कि किस साइज़ का ये अगर उर्दू पॉइंट वाला कप है तो मेरा ख्याल एक ही काफ़ी है बिल्कुल सही। हमें सिर्फ काम भी करना होता है ना, ज़ाहिर है, फिर मेंटल स्टिमुलेंट की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन और बहुत सारे मेंटल स्टिमुलेंट ये याद रखें। मसलन मिल्क इटसेल्फ, गुड लेवल ऑफ हाइड्रेशन, फ्रूट्स, सैलड्स, इवन आप अच्छा अनाज खा रहे हैं वो, और कुछ ड्राई फ्रूट है जैसे आलमंड है, बादाम है, तो बहुत सारी सौंफ है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को तेज़ करती हैं। सही। ये नहीं कि अगर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ चाय पर ही गुजारा करें। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी जेब में रख सकते हैं जो आपके दिमाग को तेज़ करती हैं, और आपका दिमाग जो है ना वो दिमागी काम में आप बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। डॉक्टर साहब, एक और सवाल का मुझे आप जवाब दीजिएगा कि ये वर्जिश जो है खाने पीने के साथ, इसका प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए, और वर्जिश कैसी होनी चाहिए जो एक आम बंदा भी कर ले, जिम वगैरह से हट के? बहुत सारी वर्जिशें हैं जो हम अपने स्कूल में भी सीखते हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू कर लें तो वो भी बहुत खूब हैं। जैसे पीटी की तरह की या वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं, वो हम घर में भी कर सकते हैं। उछल कूद है, थोड़ी बहुत बाजुओं की और टांगों की एक्सरसाइज है, दीगर जो है मसल्स उनकी। वर्जिश का या 2 उसमें सूरतें हों। आप बिल्कुल भूखे भी ना हों कि बिल्कुल आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और वर्जिश कर रहे हैं, और पेट भरे हुए भी ना हों। एक दरमियानी सी आपकी कैफियत हो तो उसमें आप वर्जिश करें। सुबह अगर वर्जिश के लिए आपने जाना भी तो बिल्कुल खाली पेट मत जाएं। दूध का 1 गिलास या 1 गिलास जूस का या कुछ लाइट सी चीज़ आप ज़रूर ले लें। इसी तरह आप ये नहीं कि आपने जनाब रात का खाना खाया और उसके फ़ौरन बाद जिम चले जाएं या बहुत तेज़ वॉक करना शुरू कर दें। खाना खाने के बाद जब हम वर्जिश करते हैं तो ब्लड सप्लाई तो सारी हमारी मैदे की तरफ चली जाती है खाने को हज़म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जूसेस प्रोड्यूस होने हैं, बहुत सारे केमिकल्स, और फिर मैदे ने काम करना है, अंतड़ियों ने काम करना है, तो फिर हमारे मसल्स और हड्डियों को उसकी सप्लाई निस्बतन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों की दर्दें और मसल एक्स ये आती हैं। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज का दिन में कोई भी आप टाइम रख लें, लेकिन ये इस बात का ख्याल रखें कि खाने से कम 2 घंटे बाद का हो और मुकम्मल तौर पर खाली पेट भी आप ना हो। बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब, एक आप ये भी बताइएगा मुझे बात कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी मिथ है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक शख्स जो है वो गोश्त वगैरह खा रहा है तो अल्टीमेटली उसको कैंसर होने के चांसेस हैं, ये बात दुरुस्त है? देखें, इस तरह से नहीं। गोश्त तो एक बहुत पुरानी ग़िज़ा है। सही। और नबियों ने भी गोश्त खाया, गोश्त हो गया, दूध हो गया, ये तरकारी, ये बड़ी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं। लेकिन ऐसा कोई मतलब ये एक ऐसी फर्जी सी बात है कि एक इंसान हर वक्त गोश्त खाता रहे तो ज़ाहिर है फिर तो इम्बैलेंस डाइट होगी ना, बैलेंस तो ना रही, तो उससे नुकसानात तो होंगे, लेकिन हतमी तौर पे उससे कैंसर ही होगा ये नहीं कह सकते। ये पिछले दिनों एक तहकीक बड़ी चल रही थी और लोग कह रहे थे कि भाई अच्छा, पोल्ट्री के बारे में एक सवाल मेरे ज़हन में अचानक आ गया, बहुत अच्छी बात आ गई कि पोल्ट्री जो है ये, इसके बारे में कहा जाता है इसकी जो फीड है वो बड़ी मतलब फजूल सी है और वो बड़ी गलत है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और अगर आप पोल्ट्री खा रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, फ़लाँ बीमारी हो जाएगी।
ये जो आम हमारा देसी मुर्गा है, जो मुर्गी है, वो जो घूम रहे होते हैं वही चीज़ें खा रहे होते हैं जो दाना उनका चुग रहे होते हैं। नहीं खैर वो तो क्या फ़र्क है? वो चीज़ें तो नहीं खा रहे होते, ये खैर एक डिबेटेबल टॉपिक है। अच्छा, इसमें अगर हम दोनों तरफ की राय सुने तो फिर ही कोई हतमी नतीजा निकाल सकते हैं। ज़्यादा टिल्ट किस तरफ है क्या? लेकिन यह है कि हम पोल्ट्री असल में खा नहीं रहे, हम पोल्ट्री बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। आम घर में हफ्ते में कई दफ़ा जो है वो, बल्कि हर दफ़ा ही मुर्ग के साथ कोई चीज़ होती है, तो ये हम वी आर डूइंग इट टू मच। हमें बैलेंस रखना चाहिए। पोल्ट्री के साथ दूसरा मीट भी यूज़ करें, फ़िश है, मटन है, बीफ है, उसको भी एक हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो साथ यह कि बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। फिर यह कि कुकिंग का वे हमारा बड़ा अजीब है। शायद पोल्ट्री से उतना नुकसान नहीं होता जितना उसके अंदर डलने वाले ऑयल और घी से होता है। सही, जो हम पोल्ट्री के साथ ही खा जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सब हर मुआशरे में किसी एक ख़ास न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो इस हमारे वाले मुआशरे में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान एरिया की, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स में कम है? पहली कमी तो तालीम की है कि हमें मतलब बिल्कुल शऊर ही नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों की कमी है। सही। खैर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे यहाँ जो डेफिशिएंट हैं। आयरन डेफिशिएंसी है काफ़ी। सही। और विटामिन डी डेफिशिएंसी है। ये मैंने बहुत नोट की, दोनों चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी करीबन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी, क्योंकि आमतौर पर डेफिशिएंसी जब एक चीज़ की होती है, का इजाफा भी है या एक्सेस है किसी चीज़ की। एक्सेस का नाम लूँगा तो फिर अच्छा, कुछ मैं सही इसमें कुछ पर्दा नशीनों के तो ये यानी आयरन के बारे में आपने बताया, आयरन है, और इसी तरीके से यानी कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी सेहत के लिए दानिस्ता तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो उनकी कमी यहाँ पे, तो कैसे पूरी? विटामिन डी की तो इसलिए कमी है कि सन एक्सपोजर हम लोगों का कम है। सही। हम कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स इस तरह के हैं कि सन का एक्सपोजर कम है। साथ ये है कि बच्चों में खास में विटामिन डी बहुत डेफिशिएंट। सर वो कहते हैं कि वो तो आपका रंग काला हो जाता है अगर आप सूरज की रोशनी, बस इसी चक्कर तो वो स्किन के मसले के चक्कर में अंदरूनी मसाइल हमने स्टार्ट कर दिए। देखें, जो गोरे हैं वो काले होना चाहते हैं और जो हम लोग गोरे होना चाहते हैं। गंदुमी तो है हम ऑलरेडी, तो हम क्या चाहते हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि बीमारियां कौन सी ऐसी हैं जो कि मोहलिक साबित हो सकती हैं और जिनका ताल्लुक हमारी मतवाज़न ग़िज़ा के साथ, गैर मतवाज़न ग़िज़ा? जी, थोड़ी बहुत कमी तो खैर बर्दाश्त कर लेता है इंसान, लेकिन जब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जैसे अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उससे फिर रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, वो होती है। बड़ों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी नहीं होती, कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, पेन करती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसके अलावा कुछ लोग जो अनाज बहुत कम खाते हैं उनमें बीमारी हो जाती है, उसका भी एक ख़ास नाम है, बेरी बेरी डिजीज़ कहते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, प्लेग्रा उसको कहते हैं। इसके अलावा फिर छोटे बच्चों में जब प्रोटीन कम हो ख़ास तौर पे, तो उसमें वो बिल्कुल सोकड़े का शिकार हो जाते हैं या उनका जिस्म पिलपिला सा हो जाता है। और एक और चीज़ जो भी मैं कह रहा था, अनीमिया के बहुत सारे असरात हैं, जैसे इसमें क्या उसको कहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है अनीमिया। फिर आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, गिल्लड़ हो जाता है। सही। अगर बहुत छोटे बच्चों में इसकी कमी हो या हाइपोथायराइड हो बच्चे, तो उसमें भी ज़हनी अमराज जो हैं वो, आप एक टीवी पे भी ऐड आता था कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। सही सही, वो आयोडीन की कमी वाला था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो खुराक के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखें, एक जामे मुख्तसर जामे पर? जी, मैं बस इसी बात पे ज़्यादा जोर दूंगा कि एक बैलेंस डाइट लें जिसमें अनाज भी हो, गोश्त भी हो, दूध भी हो। ख़ासतौर पे दूध की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ास ख़वातीन के लिए। हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं हम लोगों की, और बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस का मसला बहुत बढ़ रहा है। और कोशिश करें कि ख़ुराक नेचर के बिल्कुल करीब हो। फल लें, सब्ज़ियाँ लें, और जो भी आपके पास ग़िज़ा है उसमें से बेस्ट आप चूज़ करें। बिल्कुल गली सड़ी कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें। आपका जिस्म जो है वो सबसे अहम है। आराम से, सुकून से बैठ कर खाएँ। अल्लाह ताला ने आपको दांत दिए हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें। अच्छी तरह चबा कर खुराक खाएँ और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें,
ताकि आपकी नेमतों में अल्लाह और इजाफा करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब की ज़ुबानी कि आपकी खुराक किस तरीके से मतवाज़न होनी चाहिए, किस वक्त आपको क्या खाना चाहिए और वर्जिश आपको कैसे करनी चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों का यकीनन आप पर इफ़ेक्ट ज़रूर होगा और प्रोग्राम से मुतालिक आपकी कीमती राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप सबके नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।